Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics और our topic is self induction. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि जब आप प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो उस प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इम्पैक्ट कर रहा होता है नियर बाई सेकेंडरी कॉइल पे, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इम्पैक्ट कर रहा होता है सेकेंडरी कॉइल पे ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, तो वो चेंज होता है और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस होती है. तो फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, कि अगर फ्लक्स किसी भी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी. तो इसी में हम जो डिस्कस करेंगे वो सेल्फ इंडक्शन है. सिंपल जो डिफरेंस है दोनों में वो सिंपल है कि जब हम एक कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो क्या होगा, उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी कॉइल का, उसके चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स उसी कॉइल का जो उसी कॉइल पे इम्पैक्ट कर रहा है वो चेंज होगा, जिससे इसी कॉइल में ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी. तो अगर हम डिफाइन करें इसको तो सिंपल है कि द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल, कि उस कॉइल में अगर हम करंट चेंज करें इंड्यूसेस इन ईएमएफ इन इटसेल्फ, तो उसी में ही ईएमएफ क्या हो, इंड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. ठीक है, यहाँ से हम फैराडेज लॉ से इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो फैराडेज लॉ ने क्या कहा, फैराडेज लॉ जो है उससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि जब भी किसी भी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, चाहे फ्लक्स किसी भी तरीके से चेंज हो, द फ्लक्स चेंजेस बाय एनी मींस, तो उसमें ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी. तो अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्शन में, हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर अ कॉइल विच वन एंड थ्रू अ स्विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड सेकेंड end of the coil is connected by sliding contact of a rheostat, और जो rheostat का फिक्स टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है आपने, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कन्वेंशनली दैट वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो जब इसमें से करंट जो है पास कर रहा होगा, करंट गुजर रहा होगा, व्हेन करंट is flowing through that coil, then there will be a magnetic field of the coil. तो इस coil around the magnetic field क्या होगा, इस coil के around या इस coil के की करंट गुजरने से इस coil का अपना एक magnetic field होगा. तो मैग्नेटिक, इसी coil का magnetic field जो इसी पे इम्पैक्ट कर रहा होगा, तो ईएमएफ अभी इंड्यूस नहीं होगी. लेकिन जब हम रियोस्टेट के जो स्लाइडिंग टर्मिनल है उसको तेज़ी से मूव करवाएंगे तो करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ द कॉइल वो क्या होगा, चेंज होगा. आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट, बी के चेंज होने से जो फ्लक्स है जो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का इसी कॉइल पे अमल कर रहा है, जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, तो इसी में ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी. और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. देखिए अब हम जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो इंड्यूस ईएमएफ होती है ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन जो है वो क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे. रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट फाई इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल, के एक टर्न में से फाई फ्लक्स जो है वो पास थ्रू हो रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है. देन फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू अगर उसके टर्न्स कितने हैं, एन टर्न्स हैं टोटल, एन टर्न्स विल बी वो होगा एन फाई टोटल फ्लक्स.
अब फ्लक्स जो है वो क्या है, बी डॉट है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, करंट की वजह से है। तो जितना हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट, कि अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो बी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, और बी की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा। मतलब या दूसरे लफ्ज़ों में कि जो आई है दैट इज़ वो बी प्रोड्यूस कर रहा है, या आई की वजह से, करंट आई के फ्लो करने की वजह से बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जितना करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही जो बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, या उतना ही फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी हम चेंज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उस पर अमल करो उसको। इसका मतलब जो एन फाई है, जो टोटल फ्लक्स थ्रू एन टर्म्स ऑफ द कॉइल है, दैट विल प्रोपोर्शनल टू आई। आई कौन सा, इसी कॉइल में से जो करंट गुजर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज कर दें इनटू इक्वालिटी, तो यहाँ पे हम एल आई, एल क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इस कॉइल को क्या कहते हैं, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस, या एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर यहाँ से हम एल फाइंड करना चाहते हैं तो एन फाई ओवर आई। अब सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन में हमने बात की थी, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसको डिफाइन हम बाद में करते हैं। इसकी डिपेंडेंस होगी किस पे, नंबर वन एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया कितना है, ठीक है। नंबर टू जो कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल के जो कॉइल है वो वाउंड किस मटेरियल पे है, कोर मटेरियल ऑफ कॉइल, ठीक है। और ठीक है कि देखें कोर मटेरियल ऑफ कॉइल कि अगर तो वो इंसुलेटर होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी कम होगी, या मैग्नेटिक फील्ड करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर जो कोर मटेरियल है वो अगर एक फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक मीन्स कि अगर आयरन है तो क्या होगा, आयरन के ऊपर बाउंड किया हुआ है तो क्या होगा, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लक्स की वैल्यू और ज़्यादा होगी, और जब करंट में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है जो चेंज होगी वैल्यू में वो ज़्यादा होगी, या ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नंबर थ्री नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स किसके टर्न्स पे भी डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस जो है की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कितने हैं। अब देखें अगर हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है तो बाय फैराडे लॉ, बाय फैराडेज लॉ को याद होगा, फैराडेज लॉ क्या था, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी थ्रू एनी कॉइल दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर हम फर्ज कर लें वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से है तो यहाँ एल, एल इज रिप्रेजेंट कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, तो माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ से एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एन फाइव ओवर डेल्टा टी, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई ये नंबर, इसे अगर हम 1 कह दें, इसे हम 2 कह दें, तो यहाँ पे एन फाइव की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज माइनस, सॉरी एन माइनस, और एन डेल्टा फाइव रिप्लेस करेगा एल आई को, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी।
तो देखें जो L है दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो अगर हम जो फैक्टर्स है जिन पे वो डिपेंड कर रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस को चेंज नहीं करते, तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट। तो चेंज किस वजह से होगी, सिर्फ करंट की वजह से होगी। तो L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो यहाँ से ये रिलेशन आता है कि माइनस L डेल्टा I डेल्टा T कि जो सेल्फ इंड्यूस EMF है, जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से है, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के क्या प्रोपोर्शनल है कि उसी कॉइल में जितना करंट में चेंज ज़्यादा होगी EMF इंड्यूस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करें सेल्फ इंडक्टेंस को, ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रेस करके करता हूँ। देखिए यहीं से ले लें तो मैग्नीट्यूड अगर L है, इट इम्प्लाइज यहाँ से L इक्वल्स इंड्यूस EMF, एवरेज इंड्यूस EMF ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन के लिए आसानी होगी आपको कि जो EMF इंड्यूस होगी एवरेज, ठीक है, इसकी रेशो लेंगे किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ, वो क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस होगी। तो क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is the ratio of average induced EMF to the rate at which current changes through that coil, किसी कॉइल में जिस रेट से करंट चेंज होता है उसकी रेशो लें इसका, या इसको ऐसे ही, ठीक है, कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है ऑफ अ कॉइल इज रेशो है एवरेज इंड्यूस EMF टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट कॉइल। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या हैं, हेनरी, बिल्कुल वैसे ही हेनरी यूनिट्स। अगर हेनरी को डिफ़ाइन करें तो सिंपल है, अगर यहाँ पे देखें L अगर हम लें कि दैट इज़ 1 हेनरी इज इक्वल टू EMF लें, कितनी इंड्यूस हो रही है, 1 वोल्ट ओवर करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम है 1 सेकेंड। तो यहाँ से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर एक कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है इस कितने रेट पे, इफ़ द करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन अ कॉइल दैट प्रोड्यूसेस अ EMF 1 वोल्ट या दैट इंड्यूसेस अ EMF 1 वोल्ट इन दैट कॉइल, देन इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल विल बी कितनी होगी, 1 हेनरी होगी। ये 1 हेनरी की क्या आ जाएगी डेफिनेशन, जो बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्टेंस जो पढ़ा था उसकी तरह ही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव साइन की। सिग्निफिकेंस ऑफ या इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है, जहाँ पे देखें कि आपको पढ़ा था लेंजेस लॉ, हमने पढ़ा था लेंजेस लॉ था, क्या था कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से या किसी भी क्लोज लूप में से EMF इंड्यूस होती है, तो EMF इंड्यूस या जो करंट इंड्यूस होगा या उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो उस काज को अपोज करेगा, जो काज है EMF इंड्यूस होने का, या उस चेंज को अपोज करेगा वो करंट जिस चेंज की वजह से EMF क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। बिल्कुल इसी तरह ही नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेल्फ इंडक्टेंस
जो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, दैट विल अपोज, वो अपोज करेगी द चेंज दैट प्रोड्यूसेस, वो चेंज को जो से प्रोड्यूस करती है। माइनस साइन का शो करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दैट विल अपोज द चेंज, उस चेंज को अपोज करेगी दैट काजेज द ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह बनता है। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह क्या है? चेंज इन करंट। देखें, जब रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम मूव करेंगे, जब करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो उस करंट को अपोज करेगी, यानी वो बैटरी की ईएमएफ को अपोज करेगी। तो ईएमएफ बैटरी की डायरेक्शन या पोलैरिटी जो होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? बैटरी की ऑपोजिट होगी। जब हम करंट क्या कर रहे होंगे? इंक्रीज कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है? इंक्रीज इन करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसको वो क्या करेगी? अपोज करेगी, यानी उस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वजह से जो करंट होगा वो इस बैटरी के करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हम करंट डिक्रीज कर रहे होंगे तो क्या होगी? जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल ऐड टू द करंट, तो उसकी पोलैरिटी ईएमएफ इंड्यूस की वही होगी जो बैटरी की होगी, यानी वो करंट को ऐड करेगी। यानी हम करंट कम कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो करंट में क्या एडिशनल फैक्टर क्या करेगी? ऐड करेगी, ताकि करंट जो है वो इंक्रीज ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में कि वो करंट डिक्रीज़ ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में जो करंट के डिक्रीज़ होने को वो क्या करेगी? अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? जो पोलैरिटी होगी ईएमएफ इंड्यूस की वो बैटरी की पोलैरिटी की तरह ही होगी, और वो करंट जब हम डिक्रीज़ कर रहे होंगे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में करंट जो है इस बैटरी की वजह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, लेंजेज लॉ यहाँ पे क्या होता है? ऐसे अप्लाई होता है कि वो किसी भी चेंज को इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगी, जो काज है उसको ईएमएफ को अपोज करने का। अब देखें, अब सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, चूँकि इसमें ईएमएफ क्या होती है? इंड्यूस होती है, जो कि अपोज करती है, इसलिए बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसे एज इंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। इंडक्टर के तौर पे कब? एसी करंट्स में इसको क्या यूज़ करते हैं? एज अ रजिस्टर यूज़ करते हैं। होता क्या है एसी करंट्स में कि जब करंट इंक्रीज़ कर रहा होता है तो ये जो कॉइल है एज अ इंडक्टर यूज़ होता है, तो क्या होता है? ये इंक्रीज इन करंट को क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। तो एज अ रजिस्टर ये क्या होगा? यूज़ होगा। इसी तरह जब करंट हम कम कर रहे होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस जो उसमें होगी वो इस तरह होगी कि वो करंट कम करने को क्या करेगी? अपोज करेगी। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज अ इंडक्टर हम इसको यूज़ करते हैं। और इंडक्टर क्या है कि एसी सर्किट्स में इंडक्टर का यूज़ जो है वो एज अ रजिस्टर है। रजिस्टर किस वजह से? सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ होगी, आगे होगी। इफ एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। अल्लाह हाफ़िज़।